कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे आसपास है, ये चलती कैसे है? चलिए आज उन्हीं बुनियादी चीज़ों यानी संसाधनों पर बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर ये हमारे भविष्य को, हमारे कल को कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक पत्थर, महज एक पत्थर, एक संसाधन है? और सूरज की किरणें, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल शायद आसान लगे, पर असल में यही हमें इस टॉपिक की गहराई में ले जाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर संसाधन होता क्या है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि ये जो संसाधन है ये तो प्रकृति के दिए हुए फ्री गिफ्ट्स हैं, बस हमें इन्हें इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये पूरी कहानी नहीं है। सच तो ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप में संसाधन नहीं होती, वो मानवीय क्रियाओं का, मतलब हमारे एक्शन का नतीजा होती है। तो फिर सवाल उठता है कि कोई भी साधारण सी चीज़ एक कीमती संसाधन बनती कैसे है? देखिए, इसके लिए 3 शर्तें हैं, 3 पैमाने। पहले, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हमारे पास उसे हासिल करने की तकनीक हो। दूसरी, वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी उसे निकालना या बनाना बहुत ज़्यादा महंगा न हो। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब समाज उसे स्वीकार करे। जब ये तीनों बातें पूरी होती हैं, तब जाकर कोई चीज़ असल में एक संसाधन कहलाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में कौन है? हम, यानी इंसान। हम ही तो हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हम प्रकृति से चीज़ें लेते हैं और फिर अपने आर्थिक विकास के लिए संस्थाएं, मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो ये एक तरह का ट्रायंगल है, प्रकृति, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। और इन तीनों को जोड़ने वाली कड़ी है हम, इंसान। हम ही है जो चीज़ों को संसाधन में तब्दील करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि संसाधन क्या होते हैं। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, मतलब इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में समझने से ना, इन्हें मैनेज करना, इनका सही इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। मोटे तौर पर देखें तो संसाधनों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरे मानवीय यानी ह्यूमन। आज हम अपना फोकस प्राकृतिक संसाधनों पर रखेंगे, जिन्हें आगे फिर से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये जो 2 कैटेगरी है ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, ये वो हैं जो कुदरती तौर पर दोबारा बन जाते हैं, रीप्लेनिश हो जाते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनका स्टॉक लिमिटेड है। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और एक बार ये खत्म हो गए तो बस खत्म। और सच कहूं तो यही आज हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और यहीं से एक बड़ी समस्या की शुरुआत होती है। हमने क्या किया? हमने इन संसाधनों को, खासकर नॉन रिन्यूएबल वालों को, असीमित मान लिया। हमें लगा ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, और इसी सोच ने उनके अंधाधुंध इस्तेमाल को जन्म दिया। और इसके नतीजे? खैर, वो काफी गंभीर है। इस बेहिसाब इस्तेमाल के कुछ बड़े नतीजे निकले हैं। पहला तो ये कि कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधन तेजी से खत्म होने लगे। दूसरा, सारा धन और संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गया, जिससे समाज अमीर और गरीब इन 2 हिस्सों में बंट गया। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, प्रदूषण, जमीन का बंजर होना। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। तो जाहिर है, इन सब समस्याओं को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि हमें अब संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की सख्त जरूरत है। अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, तो ये करना ही होगा। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये हम सबके भविष्य का सवाल है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, जो कि काफी सीरियस है, पर अच्छी बात यह है कि इसके समाधान भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्लानिंग की, कि कैसे हम एक सस्टेनेबल, एक स्थायी भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। और इस समाधान का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हम विकास तो करें, अपनी आज की ज़रूरतें भी पूरी करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो।
उनके हिस्से के संसाधनों से कोई समझौता न हो। एक तरह से ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने की बात है। इस सोच को लेकर दुनिया भर में सीरियसली बात कब शुरू हुई? साल था 1992। जगह थी ब्राजील का शहर रियो डी जनेरो। यहाँ दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के हेड्स मिले, जिसे रियो अर्थ समिट कहते हैं। और यहीं पर एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया जिसे नाम दिया गया एजेंडा 21। इसका मकसद था 21वीं सदी में पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना। ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन देखिए, ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े समझौते कर लेना एक बात है और जमीन पर काम करना दूसरी। असली बदलाव तो लोकल एक्शन से ही आता है ना? और यहीं पर संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग का रोल आता है। ये वो चाबी है, वो स्ट्रैटेजी है जो ये पक्का करती है कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करें। और भारत जैसे विशाल और विविध देश में तो रिसोर्स प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ संसाधनों का बंटवारा बहुत अनइवन है। सोचें, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिनरल्स और कोयले के भंडार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी तरफ राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की कोई कमी नहीं, पर वहाँ पानी की किल्लत है। लद्दाख को देखिए, वहाँ रिच कल्चरल हेरिटेज है, पर पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वहाँ भी है। तो आप देख सकते हैं कि एक बैलेंस्ड प्लानिंग कितनी जरूरी है। तो ये प्लानिंग करते कैसे हैं? इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री। मतलब पहले ये पता लगाओ कि देश में कहाँ-कहाँ कौन-कौन से संसाधन हैं। सर्वे करो, मैपिंग करो। दूसरा स्टेप है एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें सही टेक्नोलॉजी, सही स्किल्स और सही इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपनी रिसोर्स डेवलपमेंट की प्लानिंग को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट गोल्स के साथ मैच करना, उन्हें एक लाइन में लाना। और आखिर में महात्मा गांधी की कही एक बात याद आती है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। क्या कमाल की बात है! यह हमें याद दिलाती है कि समझदारी से इस्तेमाल और संरक्षण ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारी जरूरत और हमारे लालच के बीच का जो फासला है ना, वही हमारे प्लैनेट का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।